तो मैंने आज की क्लास से पहले एक होमवर्क दिया था रिलेटिंग टू इंटरप्शन पीरियड, वो हो गया? उसमें कोई इशू ध्यान है? अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आया सर, कल हमने पढ़ा था कि अननेसेसरी इंटरप्शन पीरियड वाला कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। अच्छा, अननेसेसरी वाली पीरियड की कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी या बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी? बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। अगर कॉन्ट्रैक्टर को कोई पैसे दिए हुए हैं वो तो अपनी जगह है ना, उसका कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगर इस पीरियड की इनकम हुई, हाँ ये अच्छा सवाल है, मुझे बताओ अगर आपके पास कोई सरप्लस फंड्स होते और उस सरप्लस फंड्स पे जो इनकम आती तो क्या वो एसेट की कॉस्ट में नेट होती? नहीं, क्योंकि जब उससे रिलेटेड बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो रही है तो उसी से रिलेटेड हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे एसेट में बचत हुई है, क्योंकि उसी के ऊपर आने वाली बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज भी नहीं हो रही थी। लाइक टू लाइक का प्रिंसिपल होना चाहिए ना भाई। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास सरप्लस पैसे पड़े हुए हैं और वो सरप्लस पैसे पे मुझे क्या मिल रही होगी? इनकम, तो वो इनकम ही कहलाएगी, एसेट की कॉस्ट में बचत का बायस नहीं बनेगी। तो वो अपनी जगह प्रिंसिपल है, वो बिल्कुल रेलेवेंट सवाल है। चलें, हमने लास्ट क्लास में एक बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट शुरू किया था जिसमें मैंने आपको फ़र्क सिखाया था कुछ चीज़ों में। एवरेज बैलेंस अलग होता है, अगर आपको याद हो कि मैंने पिछली क्लास जो यहाँ पे एंड की थी, एवरेज बैलेंस अलग होता है, लिमिट अलग होती है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस अलग होता है। कोई मुझे रिकॉल करा दे कि एवरेज बैलेंस का मतलब क्या ये था कि जिसमें टाइम अपोर्शनमेंट हुई हुई है, उसको आपको टाइम अपोर्शन करने की नीड नहीं थी, आपने सिर्फ रेट चिपकाना था, उसके ऊपर आपका काम हो गया था। उसी चीज़ को हल्का सा एक्सटेंड करने के लिए मैंने एक सिनेरियो बनाया तुम लोगों के लिए, इसको वापस से रिकैप करने के लिए, ताकि हम पिछली क्लास से कनेक्ट हो जाएं और मल्टीपल जनरल बोरिंग से आगे ले जाएं। सही है, फोकस होके देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी की, देखो लिमिट कितनी है 1.5 मिलियन, रेट कितना चल रहा है 12% का। अब इसके आगे देखिएगा, मैंने कहा ये वाला जो हिस्सा है ना आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है? सेवरल पेमेंट्स मेड। यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर दूं मैं, सेवरल पेमेंट्स मेड का मतलब ये है कि हो सकता है मैंने यहां से सैलरी पेमेंट्स की हो, क्योंकि जनरल बोरिंग है। जनरल बोरिंग का मतलब मैंने पैसे किसी भी चीज़ के लिए निकाले हुए हैं और उसमें साथ साथ किसी और के पैसे भी होंगे जो कि एसेट है। वापस देखो, स्पेसिफिक और जनरल में फ़र्क था ना, याद करो। स्पेसिफिक का मतलब है वो पैसे लिए ही किसके लिए हैं? स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो कि एसेट था। तो मैंने कहा वो पैसे डे 1 पे तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं, जैसे ही तुम पैसे निकालते हो सूद लगना शुरू हो जाता है। वो कहानी खत्म हो गई थी। फिर मैंने कहा जनरल बोरिंग के कॉन्सेप्ट को आज थोड़ा सा और एक्सटेंड करो। मैंने ऊपर लिखा हुआ है सेवरल पेमेंट्स मेड। सेवरल पेमेंट्स मेड का मतलब है अगर आज मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड की लिमिट है तो क्या मैं उससे पेट्रोल भरवा सकता हूँ? यस। क्या मैं उससे शॉपिंग कर सकता हूँ? यस। तो क्या मैं घर बनाने के लिए कारीगर को पैसे वहां से दे सकता हूँ? यस। कितने मकसद हो गए? 3। तभी वो कहलाती है जनरल बोरिंग। दोनों में फर्क समझ आता है? देखो उसके बराबर में मैंने क्या लिखा हुआ है? पेमेंट्स टू, तो वो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर इसी पैसों में से की गई होगी। देखो यहाँ पे आप देखो, 1 मार्च को जो खर्चा हुआ है सिविल पेमेंट्स मेड में वो कितने का हुआ है? 2 लाख रुपए का। पर उसी में से कॉन्ट्रैक्टर को कितने गए? तो अब बिल्कुल सोच के बताना, तुम लोगों के लिए तुम्हारे लेवल पे लाके मैंने ये इलस्ट्रेशन बनाई है ताकि तुम्हें समझ आए। बिल्कुल सोच के बताओ, बैंक जो तुम लोगों से इंटरेस्ट लेगा, बैंक की बात कर रहा हूं, बैंक जो आप लोगों से इंटरेस्ट लेगा वो 2 लाख रुपए पे लेगा या 50,000 रुपए? 2 लाख रुपए पे। उसमें से एसेट के रिलेटेड कितना है? अब इसको अलग कैसे करेंगे वो आगे जाके सिखाता हूं, पर पहले फर्क समझ आ रहा है ना कि टोटल पैसे का विड्रॉल होना एक अलग बात है, एसेट के लिए पैसे निकालना एक अलग बात है। तो हम अभी बात तो एसेट की करेंगे, पर पहले हमें सीखना होगा। एनीवेज, मैंने कहा सिविल पेमेंट्स मेड के अंदर हो सकता है कि मैंने यहां पे सर एक इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट भी की हो, बिल की अदायगी हो सकती है ना, ये हो गया। और दूसरा ये यहां से मैं लिंक लगा रहा हूं, ये यहां से मैं लिंक लगा रहा हूं सर, ये है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। यानी इन पैसों में से कितने काम हुए हैं? 3। इलेक्ट्रिसिटी की, सैलरी की पेमेंट्स हुई हैं और कॉन्ट्रैक्टर को भी पैसे गए। अच्छा, अब मैं आप सबसे पूछूं टू बी वेरी क्लियर एंड टू मेक इट वेरी क्लियर, हमारी बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होगी
वो किस पे लगने वाले सूद पे होगी, पूरे पैसे पे या एसेट वाले पे? बस एसेट वाले पे, ये बात याद रखिए, क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है, ये कौन सी बोरिंग है। अगर मैं कहता ना ये पूरे पैसे एसेट के लिए लिए हुए हैं, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट किस पे लगता, एसेट पे। पर यहाँ पे इस 2 लाख रुपए में पूरे पैसे एसेट के, उसमें से कितने पैसे एसेट के हैं, 50,000 रुपये। पहले बताओ दोनों में फ़र्क समझ आता है? एक बेसिक फिनोमेना मैंने क्लियर किया ताकि आपको आगे जाके कन्फ्यूजन नहीं हो। क्लैरिटी है, पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज़ कंफर्मेशन दे दो, क्लियर है जल्दी से। हाँ जी, सिद्रा, किरण, इलियास, जुआ, जल्दी बता दो क्लियर है ये? ओके भाई, ये क्लियर हो गया। अच्छा अब आगे चलते हैं। मुझे बताओ इंटरेस्ट लगना कब से शुरू होगा, जब मैं पैसे निकालूंगा, क्योंकि ये कौन सी बोरिंग है, जनरल बोरिंग। आइए जी यहाँ पे देखते हैं। मैंने कहा अगर मैं आपको एक चीज़ सिखाऊं, मैंने कहा मार्च 1 2024 में कितने पैसे निकाले, 2 लाख, ऐसा ही है। आप मुझे एक चीज़ पे गाइड करें, ये 2 लाख रुपए पे सूद कब तक लगेगा, जब तक अगले पैसे नहीं निकाल लेता, जब तक अगले पैसे नहीं। अच्छा ये 2 लाख रुपए एसेट के पैसे हैं, सबके पैसे हैं, जो जो मुझे अखराजात करने हैं उन सबके लिए पैसे निकाल लिए मैंने, ये तो सीधी सी बात है। अच्छा आप मुझे खुद बताएंगे, क्योंकि आप लोगों ने सीखी हुई है बेसिक चीज़, इस पे 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट कब तक लगाऊं, जब तक दूसरे पैसे नहीं निकालते। तो वो टाइम बताते हो, टाइम कितना पीरियड रखूं, मार्च, अप्रैल, मई, कितने महीने, 3 महीने। तो हमने कहा 3/12, और यहाँ पे आपको पता है ना रेट आता है, रेट से मल्टीप्लाई करता था, याद है? मैं जानबूझ के इंटेंशनली इसको अभी नहीं कर रहा, तो पहले मुझे ये बता दो एवरेज बैलेंस जिस पे सूद लगना चाहिए कितना आता है, 50,000 आता है। अच्छा क्या मैं कह सकता हूं लोन तो मैंने 2 लाख रुपए का लिया है, पर जो सूद लगने के काबिल है वो बैलेंस कितना है, 50,000। क्योंकि ऐसी बात है, क्या पूरे 2 लाख रुपए पे सूद दोगे या उसके 3 महीने पे, तो एवरेज बैलेंस तो 50,000 है ना। इंटाइटल्ड टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 12%। क्लियर है, ये आ गया। हमने कहा कि भाईजान इसको अगर मैं रेट से मल्टीप्लाई करूं तो अब बताओ कितना आता है, 6,000। तो सर आपने फिर ये 50,000 को 3/12 क्यों नहीं किया? सर वो तो हुआ है, वो ऑलरेडी हुआ है, आपको रेट से मल्टीप्लाई करना है, टाइम अपोर्शन नहीं करना है। चलें आ जाएं आगे। फिर मैंने कहा आपने पैसे निकाले कौन सी तारीख पे भाई, जून 1 2024। कितने पैसे निकाले बच्चों, 3 लाख रुपए। ये बैलेंस कितना हो गया, 5 लाख रुपए। अच्छा 5 लाख रुपए को मैं बैलेंस कहूँ, लिमिट कहूँ या एक्चुअल बैलेंस कहूँ? वापस से सवाल सुने, 5 लाख रुपए को क्या मैं रनिंग फाइनेंस की लिमिट कहूँ? लिमिट कितनी है, 1.5 मिलियन, ये साइड में हो गया। क्या ये 5 लाख रुपए एवरेज बैलेंस है, एक्चुअल बैलेंस है? हम यूं कहें, अंग्रेजी चेंज करते हैं, एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस। क्या ये एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस, कि भाई ये वो बैलेंस है जो एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। अच्छा अब मैंने कहा जल्दी से बताओ इस 5 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट कब तक लगेगा, 3 महीने, पक्की बात है। अच्छा भाई तो आप कह रहे हैं 3 महीने क्यों, क्योंकि अगले पैसे निकलेंगे फिर जून, जुलाई, अगस्त। तो मैंने कहा इसको मैं 3/12 करूं, और सर यहाँ पे हम रेट को कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ समझने के लिए। तो ये कितना आता है, 1,25,000। ये आ गया जी 1,25,000, और ये हो गया 175,000। बल्कि हम इसको तो टोटल बाद में करेंगे, पहले आप इस पे बताएं सूद कितना लगाएं, 12%। कितना आता है, 15,000। एग्रीड। चलें अब आपने इसको क्योंकि यहाँ पे ला के रोका था सितंबर के ऊपर, तो मैं यहाँ पे बच्चों सितंबर 1 2024 पे और कितने पैसे निकालूं, 4 लाख रुपए।
तो मैंने कहा मैंने जैसे ही यहाँ से 4 लाख रुपए निकाले तो मेरे पास ये कुल मिला के कितना हो गया जानी, 9 लाख रुपए। चलें जी, ये हो गया मेरा टोटल बैलेंस। हाँ, अब इस पे सूद कब तक लगेगा, 4 महीने, रिमेनिंग मंथ्स ना, क्योंकि इसके बाद तो कोई पैसे निकाले नहीं है। कितना आता है ये, 3 लाख रुपए, और ये 3 लाख रुपए पे 12% कितना आता है, 36,000। अच्छा, आप प्लीज इन तीनों को सम करके बताएं तो टोटल इंटरेस्ट कितना है, कितना, 37,000, 57, ये आ गया सर 57,000। ओके, अब मैं इसको सर्कल करके एक आध चीज़ आपसे पूछूंगा, क्या आप ये मानते हो ये जो 57,000 है ये है टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड टू बैंक? क्या मैंने सही लिखा है, टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड टू बैंक? वो बोलेगा भाई तुमने एसिड के लिए लिया हो, तुमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए लिया हो, तुमने पेट्रोल के लिए लिया हो, तुमने सब्जियों के लिए लिया हो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, मुझे इतने पैसे चाहिए। एग्रीड? ये टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड टू बैंक है। और ये मैं इतना सिनेरियो तुम लोगों के लिए कोई मुझे 1.5 घंटा लगाया सोचने के लिए कि यार इनको कैसे पहुंचाऊं वहां तक कि टोटल समझ आ जाए। ये टोटल समझ आता है कि बैंक को इतना जाना है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, कोई आपसे पूछे एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है आपका, तो वो इन तीनों को सम कर सकते हैं हम? तो प्लीज तीनों को सम करके बताओ। 475। चलें जी, हमने कहा ये आपके पास आ गया 475,000। अच्छा, इस 475,000 पे अगर मैं 12% लगाऊं, चेक करो कितना आता है। सेम आता है, आता है ना? ये सब आपको ये सिखाने के लिए इलस्ट्रेशन अभी तक कि मैं पैसे निकालता रहूँ तो मेरा एवरेज बैलेंस तब भी रेट के इक्वल होगा कि एवरेज बैलेंस पे रेट चिपकाऊंगा आंसर आ जाएगा, एवरेज बैलेंस पे रेट चिपकाऊंगा आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाई थी ना, एक ही बार पैसे निकाले थे। तो किसी बच्चे के दिमाग में ये सवाल आना चाहिए ना, सर अगर मैं बार बार पैसे निकालूं तब भी ये अप्लाई होगा? भाई देखो हो रहा है, तो मैं करके दिखा दिया। देखो एवरेज बैलेंस है ना, तो ये एवरेज बैलेंस ये बताता है कि ये वो अमाउंट है जिस पे सूद लगना चाहिए। क्योंकि लॉजिक इसके पीछे ये होती है ना कि पूरा पैसा डे 1 से अवेलेबल नहीं होता। यानी अगर आप पहले दिन से ही पूरा लोन निकाल लेते तो अलग बात है। तभी तो मैं कह रहा हूँ एक्चुअल बैलेंस में और एवरेज बैलेंस में क्या है, फ़र्क है। एक्चुअल बैलेंस का मतलब है पूरे पैसे कितने निकाले हैं, एवरेज बैलेंस का मतलब है उस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए। दोनों में फ़र्क समझ आता है? पक्की बात है। अगर मैं आपसे पूछूं 2 लाख रुपए, क्या मैंने पहले एक्चुअल लोन लिया था? यस, पर उस 2 लाख रुपए पे जिसको मैं एक्चुअल लोन कह रहा हूँ उस पर इंटरेस्ट पूरे साल का लगाया है या उसके एवरेज बैलेंस पे? एवरेज बैलेंस कितने महीने का था? 3 महीने का। वेरी गुड। फिर आगे बढ़ गए, 3 लाख रुपए और निकाले, कितने पैसे हो गए? 5 लाख रुपए के। 5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट पूरा साल लगा है या 3 महीने? तो भाई मैं कह रहा हूँ ऑन एवरेज 3 महीने, ऑन एवरेज 3 महीने सूद बनेगा इस पे बैलेंस के ऊपर। फिर मैंने कहा मैंने 4 लाख और निकाले, कितने हो गए? 9 लाख रुपए। क्या 9 लाख रुपए पे पूरा साल इंटरेस्ट लगा है या एवरेज 4 महीने? तो एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस अलग है, एक्चुअल बैलेंस अलग है। यहाँ तक साथ हैं? तो आज आपसे मैं पूछूं, आपको सवाल में अगर एग्जामिनर लिख के देगा तो रनिंग फाइनेंस की लिमिट कितनी देगा? 1 पॉइंट। एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होगा? 9 लाख। 9 एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना? मैं क्यों ये बार बार अल्फाज यूज कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। अल्फाज इसलिए ताकि दिमाग में फिक्स हो जाए, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। वापस से, रनिंग फाइनेंस लिमिट कितनी है? 1.5 मिलियन। बेहतरीन। एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? अच्छा, बैलेंस एट विच इंटरेस्ट हैज टू बी अप्लाइड कितना है? 475,000। क्योंकि ऑब्वियसली 9 लाख रुपए तो एक्चुअल पैसे निकाले हैं, पर पहले दिन पे तो नहीं निकाले थे ना, अलग अलग मरहलों में निकाले। तो फिर अलग अलग टाइम फ्रेम पे निकालने का मकसद ही तो यही है ना कि अलग अलग टाइम पे निकालूंगा तो फिर जो इंटरेस्ट लगेगा वो पूरे साल के बैलेंस पे, एवरेज बैलेंस पे लगेगा। क्लैरिटी है? ये मैंने प्रूफ कर दिया आपको। अच्छा, बैंक को कितने इंटरेस्ट देना है? इंटरेस्ट 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 57। लोन नहीं है, इंटरेस्ट कितना देना है? 57,000। ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई? चलें, ओके। अब हमने कहा कि भाई ये तो मामला हो गया टोटलिटी में बैंक के हिसाब से,
पर अब एक बड़ी की बात कहने लगा हूँ, हो सकता है आप लोगों को समझ आए, हो सकता है मुझे रिपीट करनी पड़े। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ, दिस इंक्लूड्स, अगर समझा पाऊँ, सही लिखा है, दिस इंक्लूड्स बोरिंग कॉस्ट टू बी, तो आप नजूमी, आप लोगों को पता है इसके अंदर शामिल है, कैसे पता? हाँ, इसमें से सर कुछ पेमेंट्स कॉन्ट्रैक्टर को भी तो किए ना, तो इसमें वो सूद भी शामिल है जो कि क्या होना है, कैपिटलाइज। यानी अब ये तो बात समझ आ गई, टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड टू बैंक कितना है, 57, इसमें से एक हिस्सा निकल के कैपिटलाइज हो जाएगा। तो क्या बैंक को पैसे कम पे होंगे या वही होंगे? बस ये डिटरमाइन कर लिया, बैंक को पूरे पैसे जाएंगे। अब ये आपकी चॉइस है कि इसमें से एक्सपेंस में कितना लेके जाते हो, एसेट में कितना लेके जाते हो। पहले बताओ, यहां तक की क्लैरिटी आती है? इसको अच्छे से कॉपी करो यहां तक, फिर मैं ये सिखाता हूं कि हम किस तरीके से इसमें से वो अलग करके और एसेट में ले जाएंगे। सही है, प्लीज कॉपी करें इसको जल्दी से। अच्छा, पहले वाली क्लासेस में और आज वाली क्लासेस में पता है फर्क क्या है? पहले वाली क्लासेस में हम जनरल बोरिंग लेते थे ना, उसमें से पैसे सिर्फ किसके लिए निकलते थे, एसेट के लिए। आज हमने जो पैसे निकाले हैं वो एसेट के लिए भी निकाले हैं और बाकी चीज़ों के लिए भी निकाले। तो बस अभी हम अलग करना सीखेंगे, कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। इसको कॉपी करें अच्छे से इलस्ट्रेशन को, ताकि इसको आगे लेके चलें। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है? एक बेसिक फिनोमेना बनाया बस हमने। चलें, वेरी गुड। स्क्रॉल करूं? किसका बैलेंस? फॉर एग्जांपल अभी आपने कहा ना कि मार्च सेवरल पेमेंट्स में इसमें पहले मार्च और फिर जून और फिर ये आ गई। सही है, ये बैलेंसेस हम लोग ऐड नहीं करेंगे सर? ये किए ना नीचे देखो, ऊपर 2 लाख था जी, फिर 3 लाख ऐड हो गया। ये वही पेमेंट्स हैं, उसी की कैलकुलेशन नीचे की है। जो सिविल पेमेंट्स है ना, ये उसी की तो कैलकुलेशन है नीचे, कि बैंक के साथ ये हिसाब चल रहा है। सही है।
और इन पेमेंट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट्स शामिल हैं। तो ये तो सीखा हमने कि ये तो सिविल पेमेंट्स मेड का मतलब ये है कि वो तमाम की तमाम पेमेंट्स हैं जिसका हिसाब किताब नीचे चल रहा है, पर इसी के अंदर किसकी पेमेंट शामिल है? कॉन्ट्रैक्टर की। अब बस उसको उसका सूद अलग करना है, वो भी सीखना है, सही ना, ताकि वो क्या हो जाए, कैपिटलाइज हो जाए, बस ये है। अगर मैं डायरेक्ट आपको आके बोलता ना कि यार पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर अलग कर रहे हैं, तो आपको समझ ही नहीं आता कि भाई कहाँ से अलग कर रहे हैं। तो अभी ये तो समझ आ गया ना कि ये अलग है, ओवरऑल अलग होता है और कॉन्ट्रैक्टर का उसमें शामिल होता है, तो उसमें से खाली सूद अलग करना है, वो दैट्स इट। तो वो भी देखते हैं कैसे होगा। ये इलस्ट्रेशन कॉपी हो गई, ये पेमेंट्स मेड और पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर। इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। पास पेपर ट्राई किया था, 60% हो गया। चलें यार, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह भाई, शुक्रिया। अभी तो और होगा, ये तो अभी हम करेंगे पास पेपर। आपने तो चलो अच्छा है फिर भी माशाल्लाह ट्राई कर लिया रियाज, बट इंशाल्लाह भी देखो जब हम कर लेंगे ना तो मुश्किल से मुश्किल भी हो जाएगा। देखो कॉन्फिडेंस तो यही है ना कि आपसे पास पेपर हो जाए आपका, और बगैर किसी डिफ़िकल्टी के, तो अभी होगा इंशाल्लाह, ये कवर कर लें हम। हाँ जी, हो गया कॉपी। ये लाजमी लिखिएगा जो आखिर में लिखा हुआ है, टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड टू बैंक, और फिर इसके अंदर इंक्लूड है बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। ये ज़रा आपने अच्छे से देखना है। हाँ जी, चलें इसको आगे लेके। ओके, अब मुझे पता है कि पूरे बैंक का हिसाब किताब तो ये था, ये तुम्हारे सामने है। अच्छा, अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट्स भी पता है, 50, 225, 235, ये हिसाब से चल रहा है। अच्छा, अब आपको सवाल जो दिया हुआ होगा ना, क्वेश्चन जो दिया हुआ होगा, वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ होगा, और आप प्लीज़ मुझसे कनेक्ट कीजिएगा। सर ICAP के शेयर डेक्स की एग्जांपल्स में कमिटमेंट फ़ी, परमिट फ़ी, ऐसी चीज़ें हैं, उनका ट्रीटमेंट बता दीजिएगा। तो मैंने बताया था आपको पहली क्लास में, याद करें कि जब हम ये कहते हैं कि यार मैं एक एसेट बना रहा हूँ, एग्जांपल है, तो याद है मैंने कहा था कि बोरिंग कॉस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंटरेस्ट लगना। आप अगर लोन प्रोसेसिंग फ़ी पे करते हैं, कमिटमेंट फ़ी पे करते हैं, और जगह की लीज़ के लिए कुछ एग्रीमेंट्स पे करते हैं, वो भी क्या है? बोरिंग कॉस्ट है। इंक्रीमेंटल जो भी है वो क्या है? फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट है। तो वो हम आगे एग्जाम्पल्स में डाल भी देंगे। जुआ सवाल बिल्कुल रेलेवेंट है, मैंने पहली क्लास में बताया था। तो हमने भी अपना पूरा फोकस शिफ्ट किया हुआ था किसके ऊपर? बोरिंग कॉस्ट के ऊपर। ये तो सिंपल मुझे पता नहीं, एक अमाउंट दी हुई होगी, ये क्या कर देंगे? कैपिटलाइज। बट रेस्ट अश्योर्ड ये सवालात में भी आएगा आगे। हम तो एक एक करके बिल्डिंग ब्लॉक की तरह ऊपर जा रहे हैं ना कि भाई एक एक ऐड होता जाएगा कॉन्सेप्ट, तो ये भी आ जाएगा। बिल्कुल सही बोला आपने। चलें क्वेश्चन में आपको बताएगा रनिंग फाइनेंस की लिमिट है, हमें कनेक्ट करना होगा आज। रनिंग फाइनेंस की जो लिमिट है आपकी कितनी लिखूं यहाँ पे, जल्दी बताओ। 1.5 मिलियन ये लिख के देगा आपको। अच्छा, फिर बोलेगा एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 475,000। और फिर यहाँ पे लिखा होगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 9 लाख रुपीस।
रेट दिया हुआ होगा 12%। मैं आपसे यहाँ पे बैठ के पूछूं बैंक को कितना इंटरेस्ट पे करना है? हाँ जी 50। कैसे निकालें, यहाँ से कैसे निकालें? वेरी गुड। ये इसको सीधा इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड टू बैंक आ जाएगा। अब देखो सोचने में आसानी हो रही ना, पता है पीछे क्या है कि मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया, मुझे पता है पीछे इसके पीछे कैलकुलेशन क्या हुई होगी। तो अब एक पिक्चर होनी चाहिए दिमाग में, कभी इसका मतलब ये है। लगाओ इस पे रेट कितना आ गया 57,000। क्या मुझे ये चाहिए या इसमें छुपा हुआ बोरिंग कॉस्ट वाला वो इंटरेस्ट जो पीपीई में जाना है? छुपा हुआ वो जो पीपीई में जाना है, ऐसा ही है ना। चलें जी ओके। हमने कहा आप बाकी सब भूल जाए ना, जैसे नॉर्मल बोरिंग कॉस्ट का सवाल करते हैं ना वैसे करते हैं। पहली पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को कब हो रही है आपको लिखवाया मैंने 1 मार्च को, और मैंने ये समझा, मैंने अज्यूम ये किया, प्लीज़ सुनिएगा फोकस के साथ, मैंने अज्यूम ये किया कि मेरे पास बैलेंस अवेलेबल यानी कैश बैलेंस अवेलेबल क्या है? 0 है। यानी मेरे पास अपनी फंडिंग कुछ भी जो है यहां से निकालूंगा, जो है यहां से निकालूंगा। चलें पहली बार पैसे कब निकाल रहा हूं? मार्च 1 2024 से। कितने पैसे निकाले हैं एसेट के लिए? 50,000 एसेट के लिए 50,000। जैसे नॉर्मल सवाल करते हैं, जैसे नॉर्मल सवाल करते हैं, यही था ना। इस एसेट के लिए गए निकाले गए पैसे पे सूद लगेगा। सूद तो सर ज़्यादा पैसे पे लग रहा था ना, उसके अंदर ये भी होगा। वो तो हो गई ना कैलकुलेशन, वो आ गया 57,000, वो ये रही आपके सामने, मैंने सिखा दिया। मैं कह रहा हूँ उसमें से सिर्फ इस पे कितना है वो तो अलग कर लेंगे, तो बात तो एक ही है। तो मैंने क्या किया, ये 50,000 रुपये जो एसेट के लिए निकाले, इसके ऊपर सूद कब तक लगेगा? जब तक वापस एसेट के लिए नहीं निकाल लेता। ऐसा ही है। तो वापस एसेट के लिए कब निकालें? फिर जून में। तो मैं कितने महीने यहाँ पे लगाऊं? 3 मंथ्स। वेरी गुड। तो 12% इंटू 3/12 कितना आता है? 1500 आ गया भाई। चलें फिर हमने कहा जून 1 2024 पे फिर एसिड के लिए कितने निकाले? 225। अच्छा ये हो गया 275,000। अच्छा ये 1500 का इंटरेस्ट इसके अंदर शामिल है 57,000 में? है? पक्की बात है। सवाल वापस ये है, क्या ये 1500 का इंटरेस्ट, जुहा, इलियास, सिद्रा, यहाँ पे सारे बच्चे और आप लोग भी बताओगे, क्या ये 1500 का इंटरेस्ट इस 57,000 में शामिल है? बिल्कुल शामिल है, तभी हम सेपरेट कर रहे हैं। बस ये सुनना चाहता है, ये समझ आनी चाहिए बात। ओवरऑल अलग है, एसेट के लिए अलग है, वो उसके अंदर ही होगा, सिर्फ अलग कर रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। चलें ओके, बेहतरीन जा रहे हैं। अब मुझे बताओ इसके ऊपर सूद कब तक लगाऊंगा? 3 महीने तक। बेहतरीन हो गया। तो ये आ गया 3/12 कितना आता है? 8250। अच्छा फिर हमने सितंबर 1 2024 को फिर पैसे निकाले और एसेट के लिए कितने निकाले? 2,35,000। ये आ गया जी। तो कुल मिला के कितना हो गया? 5-10। चलें बेहतरीन हो गया। और ये अगले कितने महीने जाएगा? वेरी गुड। कितना आता है? 20,400। ओके, तो अब मैं अगर इन सबको सम कर लूँ, अज्यूमिंग के एसेट कंप्लीट नहीं हुआ और अज्यूमिंग कोई इंटरप्शन पीरियड नहीं है, तो दोनों अजम्पशन तो लेनी पड़ेंगी ना कि ये तो कंप्लीट भी नहीं हुआ और इंटरप्शन पीरियड भी नहीं है। कितना आता है जानिए इन सब का सम? कितना? 31,050। अच्छा ओके, 30,150। ओके
ये वो इंटरेस्ट है जो कि एसेट में कैपिटलाइज होना चाहिए, और ये वो इंटरेस्ट है टोटल बैंक को पे होगा। आपको पता है सवाल की रिक्वायरमेंट क्या आई थी या कैसे आती है? वो बोलेगा बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना के दो। क्या बना के दो? बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना के दो। मैंने कहा आ जाए, कोई मसले वाली बात नहीं, हम आपको बना के देते हैं, और इतने आसानी से बना के देंगे कि आपको रिपोर्टिंग भी आ जाएगी, अकाउंटिंग भी आ जाएगी। आओ देखते हैं कैसे। मैंने कहा सबसे पहले मैं आ गया नॉन करंट एसेट्स में, और मैंने कहा यहाँ पे मैंने लिख दिया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, CWIP। अच्छा, आप मुझे बताते हैं कॉन्ट्रैक्टर को कितने पैसे दिए? 5-10 कुल मिला के। मैंने कहा सही है भाई, 5-10 दे दिए। इसमें प्लस कर रहा हूं मैं 30। कोई सरप्लस पे इनकम है क्या? सरप्लस ही नहीं तो इनकम कहाँ से होगी? इसको प्लस करके बताएं कितना आ गया? 340 या 540? 540। यहाँ कहानी समझ आती है? ये हो गया, चलें ये भी बात हो गई। फिर हमने कहा ये क्या लिखा है मैंने पहले तो ये लिख लेते हैं ना, नॉन करंट लायबिलिटीज, और मैंने यहाँ पे लिखा लोन। हाँ भाई, क्या लिख रहा हूँ मैं? लोन पेएबल। अच्छा मुझे बताएं लोन पेएबल की अमाउंट कितनी लिखूं? 9 लाख रुपए? पक्की बात है? सोच लो। 9 लाख रुपए, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों 9 लाख रुपए? क्यों भाई? निकाले इतने तो सर निकाले तो यहाँ पे 5-10 हैं। वेरी गुड, ये सिर्फ एसिड के लिए निकाले हैं, जबकि असल में तो बैंक मांगेगा, वो तो पूरे मांगेगा। अब एग्जामिनर ऐसे घुमाता है, सिखाने का मकसद ये था। देखो एसेट के अलग करने वो मुझे पता है, बैलेंस शीट में तो वो आएगा ना जो मेरी असल लायबिलिटी, और असल लायबिलिटी कितनी है? 9 लाख रुपए। चलें ओके, जब इतना बता दिया है तो प्रॉफिट और लॉस भी बता दो कि पीएनएल के अंदर क्या जाएगा, एक्सपेंस भी तो हुआ है ना। तो आप मुझे बताएं, अगर मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखना है बच्चों, तो क्या ये 30150 लिखूं? नहीं। तो फिर क्या करें? 57,000 में से ये माइनस कर दें। बस दिस इज द फर्स्ट बैच, इस बच्चे ने खुद बताया है, यानी हमने इलस्ट्रेशन बताया, पर तुम लोग पहले ऐसे बच्चे हो। मतलब वैसे तो हमेशा मैं पढ़ाता हूँ ना, जब भी तो बच्चा बोलता है यार नहीं क्या आएगा, तुम लोग खुद बता रहे हो। वेरी गुड, कि टोटल इतना है, इसमें से ये एसेट में ले गए, बाकी पीएनएल में। वेरी गुड। चलिए अब मुझे बताएं 57,000 में से मैंने 30,150 माइनस किया तो कितना आ गया? 26,850। वेरी गुड। मतलब ये 26,850 आपका कहाँ चला गया? पीएनएल में। ये आंसर था और 10 नंबर का सवाल था। तो यार इजी है ना, अचीवेबल है अगर तुम्हें लॉजिक्स आती हैं, बात समझ आती है। तो दिस इज हाउ यू सेपरेट इट, अलग अलग करना है बस, दैट्स इट, इतना सा था। पर कैलकुलेशन करो, टोटल हुआ हुआ है, और ये भी सिखा दिया कि टोटल निकला कैसे होगा। अब इसको जल्दी से कॉपी करें ताकि हम आगे लेके चलें फिर इसको। वेरी गुड चिज़ा, बेहतरीन। हाँ जी, ये हो गया कॉपी। एसिड के केस में हम वैसे ही लेके चल रहे हैं जैसे नॉर्मल सवाल को लेके चलते हैं, कि जितने जितने पैसे निकल रहे हैं उतना उतना सूद लगता रहेगा।
पर इसके पीछे तो और भी ज़्यादा सूद है, वो टोटल वर्किंग होती है। पर टोटल वर्किंग हमारे लिए यहाँ पे किसी काम की नहीं है, वो उसे समझने के लिए थी कि टोटल इंटरेस्ट कैसे निकला होगा, उसमें से ये अलग करना है बस। सर प्रॉफिट एंड लॉस में 26850 जाएगा, हाँ बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस में 26850 जाएगा, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट में से इतना तो एसेट में चला गया ना, बाकी एक्सपेंस हो जाएगा मेरा, क्योंकि वो एसेट से रिलेट नहीं करता। अच्छा हो सकता है इससे ज़्यादा भी जा सकता था पीएनएल में, अगर कोई इंटरप्शन पीरियड होता तो फिर हो जाता, बिल्कुल जाता। अब जैसे मैं ये कंपनीज़ का ऑडिट कर रहा होता हूँ ना, तो कुछ कंपनीज़ हैं जो कि फंड्स बोरो करके अपने एसेट्स बना रही होती है। जैसे मैं यूफोन का ऑडिट करता हूँ, मैं टेलीनॉर का ऑडिट करता हूँ, तो ये लोग जैसे बताए टावर्स लगाते हैं, टावर्स लगाने में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में कॉस्ट लगती है, तो वो खुद फाइनेंस नहीं करते बल्कि किससे लेते हैं, बैंक से। अब उन्होंने जनरल बोरिंग की हुई है, उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा इंटरेस्ट लगा दिया किसके ऊपर, टोटल बोरिंग कॉस्ट लगा दी एसेट के ऊपर। भाई मैंने कहा वो जनरल बोरिंग के अंदर तुम्हारे पास मल्टीपल चीज़ों के पैसे हैं, तो तुम्हारे एक्सपेंसेस भी मीट हो रहे हैं उससे, तुम जनरल चीज़ों के लिए पैसे भी निकाल रहे हो, तुम उसके ऊपर आने वाला सूद भी तुमने कहाँ चिपका दिया है। तो मैंने कहा मैं टोटल बोरिंग कॉस्ट मना नहीं कर रहा, वो है बैंक को जो पे करना है मैं मानता हूँ, बट उसमें से एक हिस्सा अलग करो जो कैपिटलाइज होना है। तो फिर उन्होंने भी क्या किया, जब जब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किए तब तब की वर्किंग की, बात समझ आई, तो तब तब की वर्किंग करके इंटरेस्ट को अलग किया और बोला ये एसेट में जाना चाहिए, बाकी कहाँ जाना चाहिए, एक्सपेंस होना चाहिए। तो आपको ऐसे देखना होगा जब आप ऑडिट पे जाएंगे या देख रहे होंगे चीज़ें, क्योंकि बोले ये ऐसी हरकतें हो जाती हैं जानबूझ के, गलती से, व्हाटसोएवर, बट आपका काम है उसको डिटेक्ट करना, और आप तब डिटेक्ट कर पाएंगे जब आपको पता होगा। हाँ ना, अदरवाइज अगर नहीं बताएगा तो आप ऑडिट कैसे करेंगे। बिल्कुल, तो आपका खुद भी दिमाग चलेगा ना यार, अगर एक कंपनी ने जनरल बोरिंग ली हुई है तो क्या सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के लिए लेगा, नहीं, मल्टीपल एक्सपेंडिचर्स होंगे, तो उस मल्टीपल एक्सपेंडिचर्स को केटर करने के लिए जो बकाया सूद आएगा, वो मैं ये मना ही नहीं कर रहा कि वो सूद नहीं है, वो सूद है, पर वो कहाँ जाएगा, पीएनएल में एक्सपेंस आउट होगा। सही है, तो दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट इट व्हाइल यू आर डूइंग ऑडिट। सही है, चलिए इसको स्क्रॉल करूँ। और मैंने भी ऐसे डिटेक्ट किया है, इतनी सारी उनकी जनरल बोरिंग आ रही है और प्रॉफिट एंड लॉस में कोई एक्सपेंस ही नहीं आ रहा। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस ही नहीं आ रहा हो। तो फिर वहाँ से वो चीज़ डिटेक्ट हुई कि सारा का सारा वहाँ चिपका दिया। तो फिर उनको बोला भैया नहीं आ जाए वापस। बेसिकली प्रॉफिट उससे क्या हुआ था, ज़्यादा हुआ था ना, क्योंकि वो तो सारा का सारा कहाँ ले गया, एसेट में। फिर बहस भी करते हैं वो लोग कि यार बोरिंग कॉस्ट है तो सही। मैंने कहा भाई बोरिंग कॉस्ट तो है, मैं मना ही नहीं कर रहा, फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट नहीं है, पर कैपिटलाइज होगी या नहीं होगी ये देखना है। तो मैं मना ही नहीं करता बोरिंग कॉस्ट नहीं है, कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि एसेट के लिए नहीं है पैसे। मैंने कहा यही जाके यही पूरे पैसे स्पेसिफिकली एसेट के लिए निकाल लो, स्पेसिफिक बोरिंग कर लो। तो मैंने कहा सही है, फिर तो कैपिटलाइज करो, फिर मैं भी मना नहीं करूँगा, क्योंकि वो फिर कौन सी बोरिंग हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगी। स्पेसिफिक और जनरल में फ़र्क है। चलें, ये हो गया भाई यहाँ तक, चलें ओके आगे चलते हैं। हो गया था ना कॉपी जानी ये, ओके। अब उसी इलस्ट्रेशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने कहा था थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन भी सिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे आपको कितने बैंक्स दिख रहे हैं, एक एमसीबी है, एक यूबीएल है। अच्छा आप एमसीबी की लिमिट देखें 5 मिलियन है, यूबीएल की लिमिट देखें 6 मिलियन है। इंटरेस्ट रेट दोनों का अलग अलग है। एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपको समझ आता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपको समझ आता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर आपको समझ आता है। सिर्फ चेक करने के लिए कि मैंने ये रात के किसी मरहले में गलत नहीं बना दिया, तो आप सिर्फ एक काम करें 15% को एवरेज बैलेंस पे मल्टीप्लाई करके देखें, यही आता है, सिर्फ चेक करने के लिए। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि ये ब्लर हो रहा है। एमसीबी ठीक है, और वो भी देख लें एक बार, 445975 आता है, आता है, ओके जी। ये हमने
कर लिया। ये सिर्फ इसलिए कि देख लूँ कि तुम लोगों के कैलकुलेटर चल रहे नहीं चल रहे, मैंने सही किया हुआ था। चलें, ये भी बात समझ आती है। अच्छा भाई, ये तो बात समझ आ गई, दोनों ने अपनी अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल सही की हुई है। अब हम इस ही कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये भी अब इंशाल्लाह आसानी से समझ आ जाएगा। अगर तुम लोगों ने वो वाला अच्छा पिक किया है ना, इसलिए अच्छा समझ आएगा। सुनना, मुझे बताओ, ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये वाला, इसके अंदर अगर मैं तुमसे पूछूं, इसके अंदर अगर मैं तुमसे पूछूं तो मुझे लगता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो पैसे निकाले होंगे उसके लिए भी सूद होगा। चलें, फिर हमने कहा, फिर मैं पूछूं, इसके अंदर सैलरी पेमेंट्स के रिलेटेड भी सूद होगा, और इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर को दिए उसके रिलेटेड भी सूद होगा। एग्रीड? बट आई थिंक सेम केस अप्लाइज इन दिस बैंक एज वेल। ऐसा ही ना, यहाँ पे भी लिख देते हैं कि सर इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स के लिए होगा, कुछ किसके लिए होगा, सैलरी, और कुछ होगा हमारा कॉन्ट्रैक्टर। ये हिसाब किताब है, क्योंकि है तो दोनों कौन सी बोरिंग, जनरल बोरिंग, दोनों जनरल बोरिंग है ना, लिमिट है दोनों में, दोनों जनरल बोरिंग है, वो तो है ही है, वो तो मुझे दिख भी रहा है सामने सामने। चलें, ओके। अब वो कहता है जब ऐसा मरहला आ जाए, ये बात बड़ी फोकस होकर सुनिएगा, वो कहता है जब ऐसा टाइम आ जाए जब आपके पास एक से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों, किसी भी साल में एक से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो, मैं कह रहा हूँ किसी भी साल में एक से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों, तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि पैसे यहाँ से निकाले या यहाँ से निकाले। आपका मकसद तो यही है ना कि इन दोनों सूदों में से, यानी इन दोनों इंटरेस्ट में से वो इंटरेस्ट अलग करना है जो कि क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। मेरी बात समझ आ रही है? आपका मकसद क्या है? दोनों इंटरेस्ट में से वो इंटरेस्ट अलग करना है जो, अब इसमें से भी निकालना है, उसमें से भी निकालना है। उसने बोला इसका मैं आपको हल बताता हूं, आप एक वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन निकाल लें। मैंने कहा ये कैसे निकालें, जरा इसका जवाब दें आप। मैंने कहा अभी जवाब देते हैं। अगर मैं एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस को मल्टीप्लाई करूं 15% से, तो ये सूद आता है। चलें, आप लोगों ने खुद बताया था, तो मैंने कहा मैं यहां पे लिख रहा हूं 385050। ये किस बैंक के रिलेटेड है? MCB, और दूसरा था UBL। अच्छा, अगर मैं UBL वाला इंटरेस्ट उठाऊं तो कितना है? 445। वो कह रहा है इन दोनों को सम करो। हमने कहा सम कर लिया, सही है। फिर क्या करूं? उसने बोले एक काम करो, इसको डिवाइड करा दो आउटस्टैंडिंग बैलेंस से, एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस से, जिस पे ये निकला गया है। मैंने कहा अभी करते हैं। 256700 और वहां पे कितने हैं? 3567800। अच्छा, मैंने कहा ये हो क्या रहा है, ये दोनों में है क्या? उसने बोला भाई सिंपल है भाईजान, और बात ये है कि नीचे बता रहा है कि टोटल लोन जिस पे इंटरेस्ट लगा है, ऐसा है। नीचे क्या बता रहा है? टोटल लोन जिस पे इंटरेस्ट, देखो एवरेज जो निकाले हैं वो अलग बात है, पर इंटरेस्ट जिस पे लगा है वो मंथ्स का इफेक्ट आता है ना, अभी तो सीखा है।
अच्छा मैंने कहा ये करवा क्यों रहा है? उसने बोला भाई आप देखो दोनों बैंक्स के लोन को नीचे रखो, दोनों बैंक्स के एसोसिएटेड इंटरेस्ट को ऊपर रखो, आपको पता लग जाएगा इन दोनों का एक एवरेज रेट कितना है, जो कि बैंक एमसीबी को, बैंक यूबीएल को नहीं, दोनों के क्यूमुलेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों के, देखो आप अब यूं सोचते हैं ना, अगर मैं इस बैलेंस के ऊपर 15% लगाऊं तो ये आता है, इस बैलेंस के ऊपर 12.5% लगाऊं तो ये आता है। वो कह रहा है मैं आपको एक ऐसा रेट निकाल के देता हूं जो दोनों की रिफ्लेक्शन होगी, इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा वेटेड एवरेज, दोनों का रेट जो दोनों की अक्कासी कर रहा होगा। बात समझ आ रही है? तो दोनों की अक्कासी वाला रेट कितना आ रहा है? 13.55%। बोला है भाई ये वो रेट है, ये वो रेट है, ये वो रेट है जो एमसीबी को रिप्रेजेंट कर रहा है या यूबीएल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी इसका यूज बताता हूं, पर ये रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों को। सिंपल, दोनों का सूद, दोनों का वो अमाउंट जिस पे ये सूद निकला गया है, एक रेट पे निकला गया है ना, उसने दोनों को मिला दो, दोनों का एक एवरेज रेट निकाल लो जो इसको भी रिफ्लेक्ट करेगा, इसको भी रिफ्लेक्ट करेगा। मैंने कहा आप करें क्या इसका, ये तो बताओ। उसने बोला अभी सिखाते हैं, अभी सिखाते हैं। उसने बोला सिंपल एक काम करो, आप जब अपने कॉन्ट्रैक्टर को पहली पेमेंट करोगे, पिछले वाले केस से उठा देता हूं, पहली पेमेंट कब की थी जल्दी बताओ? मार्च 1, 2024 पे। कितने की थी? 50,000? नहीं, आई थिंक 50,000 थी। हाँ, हम तो कॉन्ट्रैक्टर का अलग कर रहे हैं ना, सही है जी। वो कह रहा है अब जब आप रेट यूज करेंगे ना, ये कर लेना, ये वो रेट है जो दोनों की अक्कासी कर रहा है। अच्छा आपका मकसद क्या है? आपको इंटरेस्ट अलग करना है। अब एक एक करके लिखने से पहले आप मेरी बात समझें, क्या इससे टोटल इंटरेस्ट चेंज हो रहा है या वो अपनी जगह है? वो अपनी जगह है, बैंक को तो उतना ही जाएगा। हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं इसमें से अलग कितना करूं जो एसेट में जाएगा। बात समझ आ रही है? देखो टोटल इंटरेस्ट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, वो असल पे ही निकला हुआ है 15 और 12.5। बैंक तो 15% भी मांगेगा, दूसरा बैंक किस पे मांगेगा? 12.5% पे। दोनों बातें समझ आ रही हैं? एक बैंक बोलेगा भाई मुझे 15% का सूद चाहिए, मैंने कहा ये रहा। दूसरा बैंक बोलेगा मुझे 12.5% का सूद चाहिए, मैंने कहा ये रहा। आपको तो मैं उतने ही दे रहा हूं जितने आपके बनते हैं, मैं इस टोटल में से सिर्फ वो अलग कर रहा हूं जो कि कहां जाना है? एसेट में। तो ये वो रेट है जिसको मैं सिर्फ यूज कर रहा हूं इंटरेस्ट को अलग करने में, तभी तो इसका नाम क्या है? रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। कि वो रेट जिसको मैं इस्तेमाल करके वो इंटरेस्ट अलग करूंगा जो कहां जाएगा? एसेट में जाएगा। नहीं ना, अब यही तो बात है। ये क्यों किया? देखो कभी यहां से हो सकता है 15 यहां से निकालो, 20 वहां से निकालो, 5 वहां से। तो लोगों ने करना क्या शुरू किया? अपने हिसाब से चलाने के लिए। नहीं, मैंने सारे पैसे वहां से निकाले थे। देखो आप इतने सारे पैसों में कैसे यार मिक्स हो जाती है ना चीजें। ये तो हम तो भी एक नॉर्मल बंदा है, अगर मैं भी अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन करता हूँ मैं भी गुम हो जाता हूँ कभी कि यार ये मैं कहाँ कौन से बैंक से खर्च किए मैंने। कहने का मतलब ये है, वो ये कहता है कि इवन दो बंदे ने पैसे यहां से निकाले होंगे ना, वो बोलेगा मैंने 12.5 से निकाले, वहां से निकाले होंगे तो बोलेगा कहां से निकाले। उसने बोला भाई आप होशियारी नहीं करें, हम आपको बता रहे हैं जब ऐसा केस हो ना, जब एक से ज्यादा बैंक को, आप एक रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन निकाल लो। मैंने सिंपल पता है क्या किया, अभी बताता हूं आपको। 50,000 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितने महीने चला था ये? 3 महीने। कितना आता है जल्दी बताएं? 1694। ओके 1694 ये अमाउंट आ गई। ये अमाउंट मैं आपसे पूछता हूं, ये जो 1694 की अमाउंट है सोच के बताना, क्या ये एमसीबी की है, यूबीएल की है, दोनों में से निकाल लूं? एवरेज है, सिर्फ अलग किया है इसको। मतलब कहने का मकसद ये है कि टोटल इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा, बैंक को तो उतना ही जा रहा है, वो तो असल कैलकुलेशन हुई होगी, तो बैंक भी कर रहा होगा, मैं भी कर रहा हूँ। एसिड के केस में मुझे यस हाँ, वो तो ये रहा, वो तो हम चेंज नहीं कर रहे।
अब मैं सिर्फ वो इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ जो मुझे क्या फेंकना है एसेट में, तो वो क्या 12.5 पे निकाल रहा हूँ, 15 पे निकाल रहा हूँ, ये दोनों के एवरेज पे, बस ये था। सही है, सही है। तो अगर आपको एग्जामिनर कह दे कि स्पेसिफिकली यूबीएल से निकालें तो आपको वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन निकालने की नीड ही नहीं होगी। नहीं की जाएगी ना मेरी जान। अगर आज मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड है ना, मैं कभी एमसीबी यूज़ करता हूँ, कभी यूबीएल यूज़ करता हूँ, कभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड यूज़ करता हूँ, तो दैट मीन्स कि आई एम मेकिंग सेम सॉर्ट ऑफ पेमेंट्स फ्रॉम द मल्टीपल बैंक्स। तो वो कह रहा है जब ऐसी सूरत हाल होती है तो आप फिर ये नहीं करो ना कि इससे पैसे निकाले उससे पैसे निकाले, यानी एक ही दिन पे अगर आपने 2 बैंक से पैसे निकाले तो उसकी कैलकुलेशंस अलग चलाओगे, उसकी कैलकुलेशंस, उसने बोला ये झंझट में जाओ ही नहीं, सिंपल एक काम करो एवरेज रेट निकाल लो, अलग ही करना है ना, जो दोनों की अकासी हो। उससे ये नहीं हो रहा कि बैंक को मैं सूद कम पे कर रहा हूँ, यानी अल्लाह की कसम जब जब मैंने एमसीबी से पैसे निकाले होंगे तब तब उसने सूद कितने पे लिया होगा, नॉट अ डिनायल। पीएनएल में देखो ये अभी आइडियली दोनों पीएनएल में जाने लगे हैं, 385050 और वो, ये तो पूरा इंटरेस्ट है। अब इसमें से सिर्फ आपने कौन सी चीज़ अलग करनी है, जो एसिड वाली है। सही है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एसिड वाली अलग करने के लिए 15% यूज़ करूँ, 12.5% यूज़ करूँ, ये दोनों का रिप्रेजेंटेटिव, दोनों का रिप्रेजेंटेटिव। तो दोनों का रिप्रेजेंटेटिव कैसे निकलता है, दोनों के सूद, दोनों की बोरिंग्स, एक एवरेज रेट आ गया। वो कह रहा है झंझट में जाओ ही नहीं यार, इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में कि यहाँ से पैसे निकाले वहाँ से। अभी एक ही दिन पे 25 एक से निकाले होते, 15 एक से निकाले होते और 5 एक से निकाले होते, अज्यूमिंग कि 10 एक से निकाले होते, तो कितने बैंक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ती। वो कह रहा है ये क्यों कर रहे हो भाई, एक रेट लो जो दोनों की अकासी कर रहा हो, वो चिपकाओ उसमें से इंटरेस्ट, क्योंकि आंसर करीब करीब आता है, आंसर दोनों का रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो आंसर क्या आता है, करीब करीब आता है। तो वो बोलता है इतना मुझे अलाउड है। बात समझ आती है। वो कह रहा है इतना अलाउड है यार, क्यों इस झंझट में जाते। भाई आपको पता है ना बैंक को कितने देने, मुझे पता है दोनों देने। जब एमसीबी से पैसे निकाले होंगे, जल्दी बताओ एमसीबी कितने पे मांगेगा, यूबीएल कितने में मांगेगा। मैं कह रहा हूं ये तो मैं मना ही नहीं कर रहा, वो तो दूंगा ही, असल तो वही है ना, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हो चुका है, ये ऐसे तो निकाल भी लिया। अब सोचना है डेबिट क्या करूं, या तो एक्सपेंस या तो एसेट। मुझे पता है टोटल तो मुझे वैसे ही पता है, मैं सिर्फ उसमें से वो अलग कर रहा हूं जो कहाँ डालना है, एसेट में। बात समझ आ रही है। तो उसके लिए जो मैं रेट यूज करूंगा वो 15, 12.5 या दोनों का एवरेज, एवरेज भी नहीं वेटेड एवरेज, ये दोनों में फर्क है। एवरेज तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ना, वेटेड एवरेज में वेट होता है अमाउंट्स का, तो यहाँ पे जो है लोन्स का। क्लियर है। चलें ऑनलाइन वालों यहाँ तक बात समझ आती है, इलियास, सिद्रा, जुआ, सारे बच्चे जल्दी बताओ। वेरी गुड यार। चलें अब मुझे एक बात बताएं, फिर हमने इसी में से क्या किया, मार्च के बाद कब पैसे निकाले जानी, 1 जून 2024। कितने निकाले थे, 225 ना, 3 लाख तो आप समझें वो थे, पूरे पैसे थे, तो ये आ गया 270। अच्छा फिर ये लगाऊं, फिर ये लगा दूं 13.55। सर 13.55 इसलिए लगा देना कि ये उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने कहा फिर कितने महीने, कितना आ गया जानिए, 2193,156, ये कह रहे हैं 24559, 3 मंथ्स। इलियास कह रहे हैं 93, ये आता है, तो सिर्फ 9396 कर लेते हैं उसको। सही है, ये आ गया 9396। इलियास चेक कर लो, यही है ना 9396। ओके अब हमने कहा इसके बाद हम आ गए कौन सी तारीख पे भाई, ये आ गया। अच्छा अब हमने इसमें से फिर कितने पैसे निकाले थे, 235,
और ये कितना हो गया जी? 2.35 है ना, हाँ 5-10 हो गया। अच्छा भाई 5-10 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 13.55 इंटू 3/12 कितना आता है? सॉरी 4/12, हाँ 4 कितना आता है? ये आ गया। अच्छा 0 आएगा बीच में, ये आ गया। टोटल कितना आ गया यानी 35 है। सॉरी भाई ये कितना आता है? 29316 आ रहा है ऊपर वाला, वो कह रही हैं 16 है। चलें करें, ये सही कर लिया हमने। अब बताएं नीचे वाला 23035 34। अच्छा ये 34045 सोच के बताना, समझ के बताना, MCB का है, UBL का है, दोनों का है? दोनों का है, दोनों का है। मतलब रिसर्च ये कहती है कि जब आप वेटेड एवरेज यूज़ करते हो ना, आपका आंसर करीब करीब आता है। अगर मैं एक्चुअल में भी दोनों को अलग अलग लेके चलता ना, इसके करीब करीब आंसर होता, माइन्यूट सा डिफरेंस होता। तो वो कह रहा है इसीलिए झंझट में नहीं पड़ना, दोनों का एवरेज ले लो ना यार, जो उसको भी रिप्रेजेंट करेगा उसको भी रिप्रेजेंट करेगा। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना दिखाऊं बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना दिखाऊं? वेरी गुड, यानी पहले दोनों को प्लस करूं, उसमें से वो माइनस कर लूं, तो क्या मुझे वो इंटरेस्ट मिल जाएगा जो कहाँ जाएगा? P&L में। भाई बात समझ आती है? वापस लिखने की तो नीड नहीं है ना। चलें जी, इसको कॉपी कर लें अच्छे से इस एग्जाम्पल को। हाँ जी स्क्रॉल करें। अच्छा अगर किसी सवाल में एक ही बैंक हो तो क्या रेट निकलेगा कैपिटलाइजेशन का? उसमें तो कोई नीड ही नहीं, क्योंकि आप तो इनडिफरेंट है ना, एक ही है। हाँ दो होते हैं तो फिर ये मुसीबत है कि आपको कौन सा रेट निकालना है, वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। ये हो गया रेट कैप कॉपी। अच्छा अब इसी के साथ सर एक समरी हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी आसानी के लिए वेटेड एवरेज रेट फाइंड करते हैं जब भी मल्टीपल जनरल बोरिंग होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये हमारी आसानी के लिए ये है कि हम एक रेट निकाल लेते हैं जिसमें उसकी भी रिफ्लेक्शन होती है, वरना आप कितनी ही पेमेंट्स कहाँ से ट्रैक करोगे कि अलग अलग कर पाऊँ, उसका आंसर उसके आंसर बहुत करीब करीब होता है, इफेक्ट इतना नहीं होता। तो इसलिए कहता है कौन सा रेट इस्तेमाल कर लो, वेटेड एवरेज, जो उसको भी रिप्रेजेंट करेगा उसको भी करेगा, तो एक एवरेज रेट होता है हमारा। क्लियर है? अच्छा भाई ये तो हो गया हिसाब किताब। मैं खाली आप लोगों को
1 मिनट के लिए देखो, ये पास पेपर के सवाल की लेंथ है, सही है ना। एक पहला पास पेपर तुम लोगों का बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड एंड बिलीव कि तुम लोगों से हो सकता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इतनी। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, तभी मैं कहता था पीआरसी लेवल अलग है और FAR1 थोड़ा सा अलग है। सोचना है, अप्लाई करना है, लेंदी होता है, होगा तुम लोगों से इंशाल्लाह, देखना। उसमें रिक्वायरमेंट क्या आ रही है, देखो बैलेंस शीट एंड कितने सालों के, 2 सालों के। अच्छा अब ज़रा आप यहाँ पे देखें, बैंक ए जो है, बैंक ए, उसकी फैसिलिटी कब ली गई है, 2019। तुम लोगों ने बता दिया, मज़ा आ जाएगा, मतलब बोलूँगा मेहनत कामयाब हो गई। और बैंक बी कब आया है, तो 2019 की भी रिक्वायरमेंट है ना, कि 19 में आपको बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है। चलें सही है, देखते हैं आगे। पर मुझे एक बात बताओ, जब मैं 2019 में आऊँगा तो क्या मैं वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन निकालूंगा? क्यों? क्योंकि सर दूसरा बैंक था ही नहीं, तो सिंपल हिसाब किताब चलेगा जो आज तक सीखते हुए आए। एग्रीड? जब अगले साल में एंटर हो गए तो फिर वेटेड एवरेज निकलेगा, तो मसला ही नहीं है, मुझे पता है कैसे निकलना है, बात समझ आती है। अच्छा फिर ऊपर देखें, ऑन March 1, 2019 BEL स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ, काम कब शुरू हुआ है? 1 मार्च को 2019 को। द कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2000, इस साल या अगले साल? अगले साल भी पूरे साल के आखिर तक या हाफ ईयर तक? वेरी गुड, बस वो अपने आपने हिसाब से देखना है। पेमेंट्स रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन, पहली पेमेंट कब हुई है? वेरी गुड, लोन नहीं एक्वायर किया, काम शुरू हुआ है, तो मतलब कंडीशन फुलफिल होना शुरू हो गई थी। अब लोन तो आप कभी भी निकाल लेंगे ना, नीचे रनिंग फाइनेंस है, देखो विड्रॉल फ्रॉम द रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। अच्छा फिर वो कह रहा है 1 फेब को, यानी काम शुरू होने से पहले, मार्च में शुरू हुआ है ना, तो फेब तो पहले आता है, उस वक्त आपके पास कैश मौजूद है कितने का? 200 मिलियन का। ये आपके अपने पैसे हैं, ये बोरिंग के पैसे। तो अपने पैसे अगर आपके पास एक्सेसिव पड़े हुए हैं तो आप लोन कब निकालोगे? और याद है मैंने ऐसा सवाल भी कराया है, अपना बना के कराया था। तो आप मुझे सिर्फ ये सोच के बताओ, देखो उसकी सीक्वेंस आगे पीछे होती है, थोड़ी डरावनी सी होती है ICAP के एग्जामिनर की, पर क्या ये सवाल देख के समझ आ रहा है कैसे होगा? तो ये आपको मैं दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, आप इसको सुकून से करें और इस नीयत के साथ कि मुझे एक्यूरेसी से टैली करना है, और फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे कल क्लास में। मैं वीडियो भी नहीं दे रहा इसकी, हम आगे सॉल्व करेंगे क्लास में, सही है। तो रिक्वेस्ट मेरी ये होगी कि इस पर टाइमर लगा के करना आप, कोई 15 मिनट का हो जाएगा ना 15 मिनट में, तो बस 15 मिनट का टाइमर लगा के कीजिएगा। कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करते हैं, सही है जी। चलो ओके, मिलते हैं, मैं आपको ये PDF भेज देता हूँ। मार्कअप मतलब इंटरेस्ट जानी, सही है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।